हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस चैनल पर। तो आज हम इस वीडियो में क्या देखें, देखिए आज हम ज्योग्राफी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक और चैप्टर देखेंगे। देखिए इसके बिना ज्योग्राफी को मतलब एक नाम देना थोड़ा अधूरा सा लगता है। अगर आज हम दुनिया में किसी भी चीज़ का लोकेशन अगर जानते हैं या एग्जैक्ट किसी को ढूंढ लेते हैं तो आज यही एक कारण है। तो क्या हम आज पढ़ेंगे, तो आप थंबनेल में देख ही चुके हैं कि क्या पढ़ना है। तो हम आज जानेंगे इस वीडियो में कि अक्षांश क्या होता है। अक्षांश बहुत पढ़ते हैं, अक्षांश और देशांतर, देशांतर या फिर याम्योत्तर, देशांतर, इसको याम्योत्तर भी कहते हैं, कहीं कहीं पर आप इसको याम्योत्तर के तौर पर भी देखिएगा। अभी दोनों का मतलब क्या होता है, ये बेहद ही इम्पोर्टेंट है। शुरू में जब इस सब का उत्पत्ति नहीं हुआ था तो शुरू में व्यक्तियों को कहीं तक पहुंचने में या फिर कहीं जाने में, किसी स्थान को ढूंढने में बड़ा दिक्कत होता था। और आज हमारे पास इतना टेक्नोलॉजी के ज़माने में हमारे पास मैप है, गूगल मैप है। तो आज हम किसी भी जगह का नाम डालते हैं तो हमें इंस्टेंट वही जगह हमको गूगल मैप खोज के दे देता है। और साथ में आप एक चीज़ नोट कीजिएगा, तो वहाँ पर डिग्री कुछ करके लिखा रहेगा कि 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ, कुछ ऐसा ही करके दिखा रहेगा। आपको डिग्री में जरूर एक चीज़ देखिएगा तो उस जगह का स्थान एग्जैक्टली एक डिग्री में लिखा हुआ मिलता है। तो इसका कारण क्या है, क्या इससे कुछ क्वेश्चन बनते हैं या नहीं, ये सारे सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद इसका ज्योग्राफी में हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं, वो सारी चीज़ें आपको हम सिखाएंगे। तो पहले हम देखेंगे कि अक्षांश क्या होता है और देशांतर क्या होता है। शुरू में भूगोलवेत्ता को किसी भी जगह को ढूंढने में या फिर कहीं किसी क्षेत्र को पर्टिकुलर जानने के लिए बड़ा दिक्कत होता था कि आखिर इसको हम कैसे पहचाने कि ये क्षेत्र एक जैसा है, यहाँ का क्षेत्र एक जैसा है, या फिर वहाँ का क्षेत्र अलग है, यहाँ का क्षेत्र अलग है, ठीक है। फिर साइंटिस्टों ने कुछ दिमाग लगाया, कुछ भूगोलवेत्ताओं ने दिमाग लगाया और कहा कि चलो कुछ ऐसा पृथ्वी पर कुछ रेखाएँ खींची जाए जिससे मतलब एक काल्पनिक रेखाएँ खींची गई, कोई ये वास्तविक रेखाएं नहीं है जो हमको पृथ्वी के साथ ही, उत्पत्ति के साथ ही ये रेखाएं मिलाई, बिल्कुल नहीं। ये भूगोलवेत्ता अपनी सहूलियत के हिसाब से इसको डेवलप करते चले गए और बनाते चले गए। अब अक्षांशों के बारे में हम जानना शुरू करते हैं। देखिए पहले एक पृथ्वी का गोला खींचते हैं। भूगोलवेत्ताओं ने पहले पृथ्वी को एक इमेजिन किया, ये सारे इमेजिनरी लाइन है, ठीक है, जो अपना से खुद से बनाए गए हैं। और एक पृथ्वी के बीचों बीच एक रेखा खींचे और इसका नाम भी दे दिए। इसका नाम क्या रखें, इसका या तो आप विषुवत रेखा कह सकते हैं, विषुवत रेखा, या भूमध्य रेखा भी इसको कहते हैं, भूमध्य रेखा। इंग्लिश में इसको कहते हैं इक्वेटर, इक्वेटर लाइन कहते हैं। तो देखिए इक्वेटर क्या किया कि पृथ्वी को दो हिस्सों में बांट दिया। एक वो उत्तर, देखिए दिशा का ज्ञान हमको बहुत जरूरी है, ऊपर नॉर्थ, इधर साउथ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट, ठीक है, उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम। हम किसी भी ग्लोब को पढ़ने के लिए हमेशा हमको दिशा का ज्ञान होना बिल्कुल जरूरी है। तो इसको कहा गया कि उत्तर में है तो गोला के आधा भाग है, तो इसलिए कहा जाता है इसको उत्तरी गोलार्ध। उत्तर में है उत्तरी गोलार्ध, और ये दक्षिण में है तो इसको कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, गोलार्ध, ठीक है। अब कितना डिग्री पर खींचा गया, तो इसको 0 डिग्री पर वैसे खींचा गया क्योंकि बीचों बीच काटा। तो ये विषुवत रेखा क्या क्या किया कि पृथ्वी को दो हिस्सों में बांट दिया, एक उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। अब साइंटिस्टों को लगा कि एक तो रेखा खींच दी है, अब इसी के जैसा बहुत सारे रेखा खींचते हैं। तो देखिए चूंकि हमको दुनिया में बहुत सारे देश है, अब पूरा देश पर, अब मान लीजिए कि एगो इक्वेटर खींचे हैं तो किसी एक ही पर्टिकुलर कुछ देश से होकर गुजरेगा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन भूगोलवेत्ता को सारे पूरे वर्ल्ड को कवर करना था, तो उन्होंने क्या किया, एक एक डिग्री पर लाइन खींचना शुरू किया, इस तरह से खींचना शुरू कर दिया। और जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ रहे हैं तो क्या हमारे, देखिए सबसे बड़ा अक्षांशीय रेखा, इस पर भी हम आएंगे आगे, अभी जस्ट अभी फिलहाल अक्षांशीय कुछ रेखाओं को जिक्र कर रहे हैं। देखिए
एक एक डिग्री पर खींचा, चूंकि बहुत सारे थे, आप इसको 2 डिग्री पर खींच लीजिए, 3 डिग्री पर खींच लीजिए, 5 डिग्री पर, अनंत भी हम खींच सकते हैं। किस आपको 0.5 पर खींचना है 0.5 पर खींच लीजिए, लेकिन भूगोल वेदा ने कहा कि चलो 1-1 डिग्री पर ही हम खींचते हैं, ठीक है। अब उसके बाद नीचे से खींचना शुरू किए, चाहे कि पूरे दुनिया को कवर करना है, यहाँ से खींचना शुरू किए, यहाँ से इतना खींच दे, तो इसको कहा जाता है लेटीट्यूड। इतने सारे अक्षांशीय रेखा है। अब कैसे हम कहेंगे, देखिए, और ऊपर है ना, ऊपर कोई अक्षांशीय रेखा नहीं है, ओनली फॉर बिंदु है। अभी आते हैं, थोड़ा सा देख लीजिए, बस इतना समझ लीजिए, क्योंकि ऐसे खींचते खींचते एक बिंदु बच जाता है ऊपर, ऐसे ऐसे खींचते खींचते एक बिंदु बचता है। ये रेखाएं नहीं है, ओनली फॉर बिंदु है, ठीक है। अब जैसे अक्षांशीय रेखा खींचते गए हैं, तो देखिए सबसे बड़ा अक्षांशीय रेखा की बात की जाए तो हमारा कौन सा होगा, भूमध्य रेखा। ये कई एग्जामों में भी पूछ चुका है, ठीक है। और जैसे जैसे हम ऊपर यानी नॉर्थ की तरफ बढ़ रहे हैं, उन्हें अक्षांशीय रेखा की लंबाई क्या हो रही, घटती जा रही है। देखिए ये इतना बड़का, सबसे बड़का था, बीचों बीच काटा, उससे छोटा हुआ, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, छोटा करते करते इतना छोटा, आखिर तक एगो बिंदु तक आके अटक गया है। उसी तरह नीचा भी देखते हैं, देखिए खींचते 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 छोटा 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 होते होते एक बिंदु तक आके अटक गया है। तो अगर हम एक मोटा मोटी तौर पर बात करें कि टोटल अक्षांश कैगो है, टोटल लेटीट्यूड, टोटल लेटीट्यूड की संख्या कितनी होगी, तो देखिए पृथ्वी पूरे गोले का कितना है, 360 हमको पता है, लेकिन 1-1 डिग्री पर अक्षांशीय रेखा खींची गई है। तो आधा रेखा ये, आधा ही अक्षांशीय रेखा ना, और आधा वो, तो टोटल अगर हम इसको खींचा जाए 1-1 डिग्री पर, तो अक्षांशीय रेखों की संख्या, अक्षांशीय रेखों की संख्या 181 है, ठीक है। अक्षांशीय रेखा का है, अक्षांशीय, अक्षांश ओनली फॉर, अक्षांश की संख्या कितना है, तो 180 को खींचते खींचते चले जाएंगे। लेकिन वही अगर अक्षांशीय, लेटीट्यूड सर्कल, लेटीट्यूड सर्कल ले लीजिए, यानी सर्कल का मतलब इस तरह सा गोला कैगो है। देखिए हमारे पास बिंदु कैगो है, ये तो सब अक्षांश रेखा हम कह सकते हैं इसको, बिल्कुल। लेकिन ये दोनों गोला नहीं है, ओनली फॉर बिंदु है, लेकिन अक्षांशीय तो है ना। तो अक्षांशीय टोटल 181 हुआ। ये याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, किसी एग्जाम में नहीं पूछा जाता आपको। ये 1 डिग्री के हिसाब से है, 1 डिग्री के हिसाब से साइंटिस्ट मतलब भूगोल वेताओं ने इसको खींचा है, तो इसलिए ये 181 आया। अगर आप इसको 2 डिग्री पर खींचिए, 3 डिग्री पर, ये संख्या बदलती जाएगी, तो ये आपको याद करने की जरूरत बिल्कुल नहीं, बस ऐसे ही समझने के लिए हम बता रहे हैं। अगर लेटीट्यूड सर्कल यानी अक्षांशीय वृत्त की संख्या कितनी है, तो देखिए ये तो बिंदु है, ये भी बिंदु है, लेकिन ये सर्कल है, तो हम इसमें से 2 तो बिंदु है, तो कितना बचा, 179। ये क्या है, लेटीट्यूड सर्कल। 1 डिग्री के हिसाब से हम बस सब देख रहे हैं, चूंकि 1 डिग्री ही इसमें ज़्यादातर लिया गया है। हमारे पृथ्वी का जो गोला हमको बनाया है, गोला को ध्यान से देखेगा तो उसमें बहुत सारे सर्कल खींचे हुए हैं, तो उसको 1 डिग्री पर ही साइंटिस्टों ने लिया। आप इसको 2 डिग्री पर खींच सकते हैं, 4 डिग्री पर, तो ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं, जो इंपॉर्टेंट होगा हम आपको आगे तक बताते चलेंगे, बस आप अभी समझते चलिए। तो देखिए पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांटने वाली की रेखा का नाम क्या है, तो भूमध्य रेखा, यानी विषुवत रेखा उसको कहते हैं, ठीक है। और आपको पता चल गया कि अक्षांशीय रेखा कैसी कैसी, ऐसे अक्षांशीय रेखा होता है, ठीक है। आएंगे अभी देशांतर पर भी आएंगे, वो कैसे खींचे जाते हैं। पृथ्वी के सेंटर में कौन सी रेखा है, तो विषुवत रेखा। पृथ्वी को 2 भागों में कौन सी काटती है, तो विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। और उसके बाद पृथ्वी की सबसे बड़ी अक्षांशीय रेखा कौन सी होगी, तो ये वो क्या आ गया, भूमध्य रेखा। ये एग्जाम में पूछ चुका है, ये पहले ही आपको हम बता चुके हैं, ठीक है। इतना बात समझ में आया, बिल्कुल। अब आगे चलते हैं कुछ ध्रुव के बारे में, इसको हम थोड़ा मिटाते हैं। इतना आपको समझ में आया सर्कल्स, अभी और देखेंगे। चलिए अब देखते हैं क्या, अब थोड़ा सा ध्रुव देखते हैं। पृथ्वी की ध्रुव कितनी है, फिर से अपना गोला खींचते हैं।
लेकिन पृथ्वी हमारा पूरी तरह से ऐसे गोल नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। क्यों? अभी जो हम बिंदु उसको बनाए थे ना, देखिए इस तरह से है, कुछ हल्की सी चपटी, यहाँ से भी हल्की सी ऐसे, इस तरह से ही है। अब बीचों बीच क्या है हमारा? भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा या इक्वेटर इसको कहिए। कितना डिग्री? तो 0 डिग्री पर खींचा गया। ठीक है, तो ये क्या है? ध्रुव है। ध्रुव का मतलब समझे, जैसे आपने दर्पण भी पढ़ा होगा तो उसमें आपने एक ध्रुव देखा होगा, एक सेंटर देखा होगा। तो जहाँ पर उस सेंटर, जैसे अगर एक गोला बना लिया जाए, आपने जरूर फिजिक्स में पढ़ा ही होगा, अगर जैसे गोला पर यहाँ तो यहाँ सेंटर होता था और जहाँ पर इसको खींचते थे तो यहाँ जो मिलता था उसको कहते थे ध्रुव। उसी तरह यहाँ पर भी पृथ्वी के 2 ध्रुव है। तो ध्रुव कौन कौन? एक ये हुए, कितना? इसको कहते हैं उत्तर में है तो इसको कहते हैं उत्तरी ध्रुव, और ये दक्षिण में है तो इसको कहा जाता है दक्षिणी ध्रुव। और कितने कितने डिग्री पर होते हैं? तो आप एक बात ध्यान रखिएगा, देखिए यहाँ दक्षिणी ध्रुव पर अगर पूरा गोला कितना है? 360, इसको बीचों बीच ऐसे काटते हैं तो कितना हो जाएगा? ये 90 डिग्री पर, यानी है कितना? 90 डिग्री पर है। इसको 90 डिग्री नॉर्थ, इसको भी काटते हैं तो ये भी हमारा क्या है? 90 डिग्री बन रहा है, यानी 90 डिग्री साउथ ध्रुव कह सकते हैं, 90 डिग्री साउथ। समझ आया? ये पृथ्वी की कितनी ध्रुवें हैं? तो टोटल 2 है, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। अब थोड़ा सा ध्यान रखिए, इससे पहले हम क्या खींचे हैं? अक्षांशीय रेखा। तो एक चीज आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सा एक बार और खींचना शुरू करते हैं। ऐसे करते करते यहाँ पर आते हैं। तो जनरली यानी सामान्यतः, अब देखिए दोनों का मतलब क्या है? सामान्यतः ये जो 1 डिग्री, मान लीजिए कि हम 1 डिग्री है लेकिन उतना खींच नहीं सकते हैं 1 डिग्री पर। मान लेते हैं कि मेरा ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री मान लेते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए, मानने में क्या जाता है? तो देखिए हम क्या है, गैप कितना है? 1 डिग्री का गैप है। यहाँ भी कितना है? 1 डिग्री का गैप है। यहाँ कितना? 1 डिग्री का गैप। से करते 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 बहुत सारे होंगे। अब देखिए नॉर्मल यानी सामान्यतः, हम भूगोल बेटा भी ये चीज़, मतलब हमारे किताब में भी ये चीज़ लिखा हुआ है। ठीक है, सामान्यतः 2 अक्षांशों के बीच की जो दूरी होती है ना, वो सेम होती है। लेकिन जैसे जैसे वो यहाँ आते हैं ना, यहाँ आते हैं तो इनके दूरी में कुछ डिफरेंस आने लगता है। डिफरेंस आने का मतलब, जैसे चपटी होने की वजह से जो रेखाएं खींचे जाते हैं ना, यहाँ उनकी दूरी बढ़ जाती है इनकी अपेक्षा। जो हम अभी तक देख रहे थे कि सेम सेम हो रहा है, जैसे जैसे ये ध्रुव के पास आते जाएंगे और रेखा खींची जाएगी ना, तो इनकी दूरियां बढ़ जाएगी, घटेगी नहीं, बढ़ जाएगी। क्योंकि चपटी इस तरह से रहेगी तो काटेंगे तो इसकी लंबाई बड़ी दूर आती है। जैसे एक रास्ता ऐसे सीधा है, एक रास्ता ऐसे ऐसे घूम के जाएंगे, वहीं पर जाएंगे तो पता है कि आपको ये तो कम दूरी होगा लेकिन ये ज़्यादा दूरी होगा। उसी तरह यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर और यहाँ पर भी बात सेम ही लगेगा। यहाँ पर भी क्या हो जाएगी? दूरियां बढ़ जाएगी। यानी हम ये चीज़ कहना गलत होगा कि सारे अक्षांशों के बीच की दूरियां जो होती है वो समान होती है। वो समान नहीं होती है, क्योंकि ध्रुव पर बदल जाती है। सामान्यतः माना जाता है कि भाई एक बीच 2 अक्षांशों के बीच की दूरी इतनी होती है। अब कितना होता है देखिए, एक नॉर्मली आप ग्राफ ये जान सकते हैं कि 1 डिग्री खींचा हुआ है तो किलोमीटर में कितना हो सकता है। चलिए देखते हैं। तो देखिए नॉर्मली तरह 1 डिग्री जो खींचा हुआ रहता है ना, उनकी बीच की दूरी पता है कितना? मान लीजिए कि 1 डिग्री पर अक्षांश है वो खींचल है, एगो 1 डिग्री पर, यानी 1 डिग्री पर मान लीजिए तो इसकी दूरी पता है। जान के थोड़ा आश्चर्य होगा लेकिन जान लीजिए 111.13 किलोमीटर होती है 1 डिग्री की दूरी। कितना? 111.13, एग्जैक्ट फिगर है। इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, एग्जैक्ट फिगर यही पूछे जाते हैं कि 2 अक्षांशों की बीच की दूरी 1 डिग्री वाला, उनकी बीच की दूरी कितना होती है। अगर 2 डिग्री का पूछ ले तो दूरी आप बता सकते हैं, इसका डबल कर दीजिएगा। 3 डिग्री पूछे इसका डबल कर दीजिए, ट्रिपल कर दीजिएगा।
तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। इतना आपको नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब और आगे देखते हैं। अब इतना आप नोट कर लिए होंगे, अब चलिए इसको हम मिटाते हैं। अब इससे जो पहले हम देखे हैं वो नॉर्मली तौर पर आप याद कर सकते हैं या फिर आपको हम बस सिखाने के लिए वो बताएं, लेकिन अब जो बताने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप किसी भी ज्योग्राफी की किताब को जब पढ़िएगा तो अगर ये बात आप समझे रहेगा तो वहाँ का आप क्लाइमेट बता सकते हैं। क्लाइमेट बिल्कुल, वहाँ का मौसम आप रेखा देख के बता सकते हैं कि वहाँ का मौसम ठंडा होगा, गर्म होगा, ठीक है, या गर्म ठंडा दोनों हो सकता है, या फिर यही सो होता है गर्म ठंडा, या तो कहीं गर्म रहेगा कहीं पे ठंडा रहेगा। तो आप ये चीज़ देखा, अब मेन चीज़ है जहाँ पर आपको शीतोष्ण कटिबंधीय की बात सुनेंगे, शीत कटिबंधीय की बात, उपोष्ण कटिबंधीय के बाद और उष्ण कटिबंधीय की बात सुनेंगे, ठीक है। और मेन अक्षांशीय रेखा अब हमसे डिस्कस करने जा रहे हैं, तो आइए देखते हैं उसको। अब जो आपको याद रखना है और ध्यान रखना है वो याद रहे या ना रहे, बस वैसे ही बता दिए, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको विषुवत रेखा बिल्कुल ध्यान में होना चाहिए। कितना डिग्री? 0 डिग्री। क्या होता है? इक्वेटर। इक्वेटर बोले तो विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा। अब आते हैं यहाँ पर, ये क्या है और खींच देते हैं। ये क्या है? तो देखिए ये कितनी डिग्री पर खींची गई है? तो 23.5 डिग्री पर खींची गई है। और ये भी कितनी खींची गई है? तो 23.5 डिग्री पर खींची गई। और इसको 66.5 डिग्री पर खींची गई, और इसको भी 66.5 डिग्री पर ही खींची गई। अब क्या होता है? ये सब होता क्या है, क्या बता रहे हैं, बस आप बस देखते चलिए और समझते चलिए। इसको तो आप पता है कि पृथ्वी की सबसे बड़ी अक्षांशीय रेखा कौन होगी? तो भूमध्य या विषुवत रेखा, यानी ये क्या है हमारा? भूमध्य रेखा है, मध्य रेखा, यही सब कुछ है। और इसको जो कहते हैं भूमध्य रेखा से ऊपर क्या, कौन सी दिशा कहेंगे? नॉर्थ। तो ये ऊपर जाएंगे तो इसको हम जो 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी ऊपर बोले तो उत्तर में, तो इसको हम कहते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा क्या कहते हैं? कर्क रेखा, ठीक है। और ये जो 66.5 डिग्री है इसको कहा जाता है आर्कटिक रेखा। आर्कटिक रेखा, आर्कटिक रेखा, आर्कटिक रेखा। अब देखिए इसको 23.5 डिग्री नीचे बोले तो साउथ में, इसको कहा जाता है मकर रेखा। और 66.5 डिग्री साउथ यानी नीचे, इसको कहा जाता है अंटार्कटिक रेखा। देखिए यहाँ आर्कटिक रेखा है और यहाँ अंटार्कटिक रेखा। क्योंकि यहाँ आर्कटिक सागर है तो इसलिए उसी सागर के नाम पर रख दिया गया है। और ये इसका इसलिए नाम है क्या कि अंटार्कटिका महाद्वीप यहाँ है तो इसलिए अंटार्कटिका इसको रेखा नाम रख दिया गया है। चलिए इतना आप समझिए। अब ये क्या बता रहे हैं, क्या है ये? क्या देखिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इससे पहले हम अक्षांशीय रेखा की संख्या जो गिने हैं, अक्षांश जो गिने हैं 181, वो उसमें हम इसको काउंट नहीं किए हैं इन चारों को, आर्कटिक, कर्क, मकर और ये। इसका मतलब क्या है कि उन सब से ये बहुत विशेष है। विशेष कहने का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, उस रेखाओं से ये बहुत ही विशेष है। अब कैसे विशेष है? चलिए अब इसको कैसे भूगोल वेताओं के लिए इनको विशेष बनाया है, इनको विशेष कहा गया। तो देखिए क्यों? चूंकि यही वो रेखा है जो मौसम के बारे में आपको बताते हैं। पूरे वर्ल्ड में कहाँ किस तरह का मौसम है वो यही बताते हैं। बहुत सारी चीज़ें, जैसे कहाँ पर ज़्यादा गर्मी है, कहाँ पर ठंडी है, या फिर कहाँ ठंडी गर्मी दोनों, ये यही चीज़ बताते हैं।
अब क्या मतलब है, तो इसमें से ये दोनों हमेशा याद रखिएगा, 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी कर्क रेखा और 23.5 डिग्री साउथ यानी दक्षिण में उसको मकर रेखा, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम इधर इसको मिटा देते हैं, आप समझ गए कि बीच वाला को हम भूमध्य रेखा, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं भूमध्य रेखा। मान लीजिए कि सूर्य है, तो सूर्य का जो रोशनी है वो हाईएस्ट कहाँ ऊपर तक जा सकता है, तो वो कर्क रेखा तक हाईएस्ट ऊपर डायरेक्ट पड़ सकता है, इस तरह से डायरेक्ट। तभी तो हमारे भारत में क्या है, जून में बहुत, मई जून में बहुत गर्मी रहती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मई जून में डायरेक्ट सूर्य अपने चरम सीमा यानी अपनी ऊंचाई पर रहती है, डायरेक्ट यहाँ पर सूर्य की किरणें पड़ती है, जिसके वजह से क्या है कि हमारे मई जून में बहुत गर्मी पड़ती है। उसी तरह सेम अलग महीने में जब हाईएस्ट कहाँ नीचे जा सकता है, तो हाईएस्ट सूर्य 23 डिग्री नीचे तक जा सकता है और हाईएस्ट ऊपर डायरेक्ट पड़ सकता है। क्योंकि पृथ्वी जब घूमती है तो इस तरह से आप एक चीज़ ग्लोब जब देखिएगा तो पृथ्वी हल्की सी टेढ़ी दिखेगी, 23.5 डिग्री वो पृथ्वी झुकी हुई है अपने अक्ष पर। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा कि हाईएस्ट ऊपर कहाँ तक सूर्य जा सकता है, तो यहाँ यानी कर्क रेखा तक हाईएस्ट यानी 23.5 डिग्री डायरेक्ट जा सकती है ऊपर, इससे ऊपर नहीं जा सकती है। उसी तरह ये हमेशा फ्रिजिड जोन रहता है, फ्रिजिड मतलब यहाँ पर हमेशा बर्फ ही रहता है, यहाँ पर हमेशा 12 मास ठंडी ही रहती है। और हाईएस्ट दक्षिण की तरफ में सूर्य कहाँ तक आ सकता है, यानी नीचे की तरफ कहाँ है ये सार, तो वो मकर रेखा पर आ सकती है, यानी 23.5 डिग्री नीचे तक आ सकती है, इसके नीचे भी नहीं आती है सूर्य। और हमेशा सूर्य लगभग ज़्यादा समय तक यहीं पर रहती है। तो ज़्यादातर आप देखेंगे जहाँ पर गर्मी होगी वहाँ पर ज़्यादातर अब डार्क लोगों की संख्या ज़्यादा होती है। यानी हम कहते हैं कि जो अफ्रीका से बहुत सारे देशों से अफ्रीका के बहुत सारे देशों से क्या निकलती है, तो विषुवत रेखा होकर गुजर, जिसके वजह से अफ्रीका के ज़्यादातर लोग, ऊपरी वाले हिस्से लोग ज़्यादातर काले आपको प्रतीत होते हैं। तो ये कोई उनका अति नहीं है, ये समझ लिए कि आपको भौगोलिक आधार पर उनको गणना किया गया है। चलिए, और उसके बाद इसके आसपास के क्षेत्र जो भी होंगे वो भी हल्के डार्क आपको जरूर दिखने को मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे इस क्षेत्र में भी। लेकिन ज़्यादातर डार्क लोग आपको कहाँ मिलेंगे, इसी रेखा पर मिलेंगे। और इस रेखा की खासियत ये है कि ज़्यादा समय तक सूर्य यहाँ पर रहने से यहाँ पर क्या है कि भाप, ज़्यादातर पानी भाप बन के उठती है और शाम को एकाएक ठंडा हो जाता है, जिसकी वजह से हर शाम 4 बजे एक चीज़ कहा जाता है, हम 4 बजे यहाँ पर हर रोज़ वर्षा होती है, हर रोज़ 4 बजे यहाँ पर हर रोज़ 2 और 4 के बीच में यहाँ पर हर रोज़ वर्षा होती है। जिस देश से विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा गुजरती होगी वहाँ हमेशा 4 बजे वर्षा होती है। तो कारण यही है कि पृथ्वी यहाँ पर डायरेक्ट अपनी सूर्य हमेशा बनाए रखती है। ठीक है, इतना बात आपको समझिए। और ये क्षेत्र ज़्यादातर गर्म वाले क्षेत्र है। तो ये तीनों क्षेत्र बोले हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल। अब जब आप भूगोल पढ़िएगा तो उसमें कहा जाता है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, इन क्षेत्रों को कहा जाता है, यानी कर्क रेखा के बीच वाला और मकर रेखा के बीच वाला, इन क्षेत्रों को कहा जाता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, उसके बाद इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, जैसे अंटार्कटिक रेखा और कर्क रेखा के बीच के क्षेत्र को कहा जाता है शीतोष्णकटिबंधीय। इसको अब मिटा देते हैं हल्का सा, इसको यहाँ तक लिख लेते हैं। इसको कहा जाता है शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र, कटिबंधीय
क्षेत्र, ठीक है। और इसको भी कुछ नाम से जाना जाता होगा, मकर और अंटार्कटिका। तो इसको भी सेम ही कहा जाता है, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। और इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, इसको शीत, यहाँ 12 मास शीत क्षेत्र, बर्फ ही जमा रहता है। यहाँ भी शीत क्षेत्र, सेम शीत क्षेत्र, यानी यहाँ 12 मास यहाँ पर बर्फ ही रहता है, हमेशा जमा होगा। जैसे अंटार्कटिका आप महाद्वीप देखें, पूरा बर्फ ही बर्फ है। आर्कटिक देखिएगा, पूरा बर्फ ही बर्फ है। तो ज़्यादातर ये क्षेत्र ठंडी इलाके होती है। तो आप एक बात हम यहाँ समझ लीजिए, यहाँ जो लोग रहते हैं ना उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, इनकी काम करने की एफिशिएंसी थोड़ी सी कम होती है मुकाबले जो ठंडे इलाकों में रहते हैं। वहाँ ठंडे इलाकों में रहने वाले लोगों की काम करने की क्षमता होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। और इस क्षेत्रों जो ठंडी इलाकों में रहते हैं उनकी काम, जो ये गर्म इलाकों में रहते हैं उनकी काम करने की क्षमता थोड़ी सी कम रहती है ये ठंडी इलाकों में रहने वाले की अपेक्षा। समझ में आया? तो ये कोई, अगर आप ये सोचते हैं कि रशिया का व्यक्ति एक समय में बहुत सारे काम करता है और हम यहाँ भारतीय लोग चाहे जो इस क्षेत्र में लोग रहते हैं उनकी अपेक्षा हम कम काम करते हैं, तो ये आप समझ लिए कि प्रकृति का मारे हुए हैं हम सब, प्रकृति का मारे हुए, यानी भौगोलिक इसके रीजन है। समझ में आया? तो आप समझ गए कि कर्क रेखा 23.5 डिग्री पर होता है, आर्कटिक रेखा 66.5 डिग्री, ये सब नॉर्थ में, नॉर्थ लिख लेते हैं कोई दिक्कत। आई दक्षिण में है तो इसलिए साउथ, इसको भी साउथ कहेंगे, ठीक है, यानी दक्षिण की दिशा में है तो साउथ। तो 23.5 डिग्री साउथ में हम उसको मकर रेखा, 66.5 डिग्री साउथ में उसको अंटार्कटिक रेखा, और इतना आप रेखा समझ गए। और पृथ्वी की सबसे बड़ी अक्षांशीय रेखा हम किसको कहेंगे, तो विषुवत या भूमध्य रेखा। और कितनी डिग्री पर होती है, तो 0 डिग्री पर, ठीक है। इसको भी आप समझ गए होंगे, आप नोट कर लीजिए। इतना समझ में आ गया। अब इसको हम मिटाते हैं। तो अक्षांशीय रेखा आपको पहचानने आ गया, जो पृथ्वी के क्षेत्र में इस तरह से लेटा हुआ रहे तो इसको अक्षांशीय या लेटीट्यूड कहते हैं। जो लेटा हुआ रहे क्या है, लेटीट्यूड क्या क्षेत्र है। तो आई होप कि आपको लेटीट्यूड बोले तो अक्षांशीय समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं याम्योत्तर, या इसको देशांतर भी कहते हैं। ये दोनों साथ में ही पढ़े जाते हैं, क्योंकि ये दोनों ही रहेंगे तभी हम किसी देश का पर्टिकुलर एग्जैक्ट लोकेशन पता कर सकते हैं, या फिर वहाँ के समय को पता कर सकते हैं कि वहाँ किस देश से कौन देश कितना आगे है या कितना समय पीछे है। ये सारी चीज़ें हम आराम से पता कर सकते हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि 0 डिग्री पर हम इसको जो याद रखना है, इसको विषुवत या भूमध्य रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री पर जो खींचा जाता है उसको कर्क रेखा कहा जाता है। ये कितने डिग्री पर, तो 23.5 डिग्री पर। और 66.5 डिग्री पर जो खींची जाती है वो क्या होता है, तो आर्कटिक रेखा होता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। और उसी तरह यहाँ पर अगर देखते हैं तो 23.5 डिग्री दक्षिण में इसको कहा जाता है मकर रेखा, और 66.5 डिग्री दक्षिण में इसको कहा जाता है अंटार्कटिका रेखा, ठीक है। तो आपको ये 5 रेखा ही आपको याद रखने हैं। और किस क्षेत्र के जोन को, इस क्षेत्र जो 23.5 डिग्री और नीचा से 23.5 डिग्री वाला बीच वाला को हम कहते हैं, बीच वाले क्षेत्रों को कहा जाता है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, ठीक है। और इस 23.5 डिग्री या 66 डिग्री के बीच वाले को कहा जाता है शीतोष्ण कटिबंधीय। और इस सेम वही चीज़ यहाँ पर भी शीतोष्णी। उसके बाद इससे ऊपर 66.5 बढ़ेंगे तो सिर्फ बर्फ ही बर्फ, यानी ज़्यादातर इलाके ये ठंडी होती है, यानी ये बर्फ़ से ही ढके रहते हैं, और ये भी बर्फ़ से ही ढके रहते हैं। तो बस ऐसे ही एक समरी के रूप में हम बता दिए हैं। अब बढ़ते हैं देशांतर की तरफ। देशांतर या इसको याम्योत्तर भी कहा जाता है, याम्योत्तर।
रेखा। इसको रेखा इसलिए कहा जाता है कि इसकी लंबाइयाँ लगभग सेम ही होते हैं, लगभग नहीं है मतलब पर्टिकुलर सब इसकी लंबाइयाँ जितनी भी देशांतरीय रेखा खींची जाएगी उसकी सारी लंबाइयाँ सेम होगी। लेकिन हम अक्षांशीय में एक चीज़ नोट किए हैं कि सारी लंबाइयाँ सेम नहीं थी, सबसे बड़ी विषुवत, उसके बाद उससे छोटा होते चला गया और छोटा, ठीक है। लेकिन यहाँ जो भी दिशांतर हम रेखा खींचेंगे वो सारी एक जैसी ही होगी, इसीलिए इसको रेखा कहा है। इसको लॉन्गिट्यूड कहते हैं, ठीक है, लॉन्गिट्यूड, ठीक है, इंग्लिश में इसको लॉन्गिट्यूड कहते हैं। अब लॉन्गिट्यूड क्या होता है, तो देखिए ये पृथ्वी है, अब इसको बीचों बीच जो लॉन्गिट्यूड मतलब सीधे लंबे लंबे खींचा जाए तो ये भी भूगोल वेताओं ने इसको भी 0 डिग्री पर खींचा। ये क्या है, अब लॉन्गिट्यूड जितना भी खींच रहे हैं वो सारी लॉन्गिट्यूड ही होगी, ये 0 डिग्री पर खींचे और इस तरह से खींचते हुए, चूंकि पृथ्वी इस तरह से गोल है तो ऐसे ऐसे खींचेंगे किधरों से तो उसकी लंबाई क्या होगी, सेम ही होगी। आपको इसमें लग रहा होगा कि कम है, लेकिन नहीं, आप एक गोला लीजिए और वहाँ पर आप खींचेगा तो आपको पता चलेगा ये तो सारी चीज़, सारी देशांतरीय रेखा क्या होगी, सेम होगी लगभग। एक बॉल की तरह लीजिए और चारों तरफ इस तरह से ऊपर से इस तरह से रेखा बनाइए, 2 ध्रुवों को मिलाइए, सबकी क्या होगी, सेम लंबाइयाँ होगी, इसकी भी इसकी भी इसकी भी सारी लंबाइयाँ सेम होती है। तो देखिए जो 0 डिग्री होती है और वो उस पर से क्या खींची जाती है तो देशांतरीय यानी लॉन्गिट्यूड माना गया है इसको, 0 डिग्री पर इसको लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। और इतनी सारी बहुत सारी क्या है कि बहुत सारे हमसे देशांतरीय रेखा खींची गई। अब ये क्यों खींचा गया है, तो देखिए शुरू में जब पृथ्वी के पूरे वर्ल्ड को एक मैप पर उतारा जा रहा था तो भूगोलवेता सोच रहे थे कि पृथ्वी को आखिर काटे कहाँ से, क्योंकि वो तो गोल है लेकिन बैठाना है एक चार, इस तरह से हमको बैठाना है इस पर, लेकिन गोल है, अब काटे कैसे इसको। तो एक जगह डिसाइड किया गया है कि हम एक बिंदु मान लेते हैं 0 डिग्री, वहाँ से उसको काटेंगे और बिछा देंगे इस तरह से चार। चूँकि हम तो जब मैप अपना देखते हैं तो वो चतुर्भुजाकार का होता है, इस तरह से चरकोन होता है, लेकिन पृथ्वी तो गोला है। तो साइंटिस्टों ने एक जगह डिसाइड किया कि चलो हम इसको 0 डिग्री एक फिक्स जगह मान लिया और उसके बाद वहाँ से उसको क्या किया गया, काट दिया गया और बिछा दिया गया इस तरह से। तो ये बहुत काम का चीज़ है, मतलब 0 डिग्री, इतना बात आपको समझ में आया। इसमें ज़्यादातर कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, बस कुछ इसमें बता देते हैं ग्रीनविच टाइमलाइन और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा GMT, इसको GMT कहा जाता है, ठीक है, ग्रीनविच टाइम, ठीक है। अब देखिए, अब मेन जो क्वेश्चन हमसे बनते हैं इससे जो बता देते हैं, क्योंकि इस तरह से एक टाइमलाइन भी खींचा गया है, अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा। ये देखिएगा तो अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा है ना, कोई डिग्री पर नहीं खींचा गया है। जैसे मान लीजिए अपना भारत का, अगर भारत का ही मान लीजिए उदाहरण लेते हैं, इसको हम मिटाते हैं, थोड़ा भारत का मैप बना लेते हैं और आप ही समझ लिए कि आप ही एक भूगोलवेता है। ये भारत का मैप है, तो मान लीजिए कि आपको भारत से निकालना होता कि टाइम गुजारना है, तो आप कहाँ से गुजारते, यहाँ से गुजारते सीधे, कि यहाँ से सीधे गुजार देते यहाँ से, तो पता चला कि यहाँ का टाइम अलग है यार, एक लांग उधर गए तो वहाँ का टाइम अलग है, तो गड़बड़ हो जाता। तो इसीलिए जो समय रेखा है ना, उसको इस तरह से बनाया गया कि पूरे देश को ही कवर किया जाए इस तरह से, और यहाँ जो भी देश रहे उसके साथ आ जाएगा। यानी जो समय रेखा है, जो अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय समय रेखा, समय रेखा वो क्या होगी, वो टेढ़ी मेढ़ी, टेढ़ी मेढ़ी है, ये ध्यान रखिए, टेढ़ी मेढ़ी है। अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा क्या होगी, टेढ़ी मेढ़ी होगी। लेकिन एक बात आपको जरूर पता होगा, इतना भी तो पता ही है कि अपना देश का टाइम अलग हो रहा है, किसी और देश का पूछेंगे तो वहाँ का टाइम अलग हो रहा है ना, लेकिन अपना देश में कहीं भी फ़ोन करके पूछे तो लगभग फिर भी अपना देश में भी कुछ टाइम ही डिफरेंट है, बाकी बात लगभग सेम ही है। लेकिन एक देश से अगर डायरेक्ट गुजार देते तो भाई बहुत ज़्यादा अलग हो जाता है, लेकिन एक ही दिन में अलग रहता है। लेकिन अगर यहाँ से गुजार देते तो ये अगला दिन यहाँ पर आता,
एक ही डेट में यहाँ पर समय सेम नहीं रहता, अगला दिन समय सेम होता। तो इसलिए इस तरह से टेढ़ी मेढ़ी करके निकाली गई किसी भी देश से। अब देखिए, अब एक बात पता होगा कि सारे देशों में समय भले ही अलग अलग हो, लेकिन अगर हम 12 बजे के बाद किसी भी देश में फ़ोन करेंगे तो वहाँ का डेट सेम होगा। अंतर्राष्ट्रीय यहाँ लगा लीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट। तिथि रेखा 180 डिग्री पर है। कितना है? यानी सीधे खींची हुई है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री पर है, ये ध्यान रखिएगा। और अंतर्राष्ट्रीय समय यानी समय की बात की जाए तो वो टेढ़ी मेढ़ी खींची गई है। बस देशांतरीय में यही इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं, बस इतना समझिए कि देशांतरीय रेखा जो इस तरह से खड़ा हो उसको कहा जाता है, और जो देशांतरीय रेखा सभी होती है वो एक जैसी हो, यानी समान लंबाई की होती है, समान लंबाई की। अक्षांशीय रेखा की तरह छोटी बड़ी नहीं होती है, इसमें सभी सेम ही होती है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि कैसे देशांतरीय रेखा और अक्षांशीय रेखा को मिलाकर हम किसी भी देश का पर्टिकुलर एग्जैक्ट लोकेशन पता कर सकते हैं, कि कैसे हमको पता चलता है कि हमको भारत का कौन सा देश किस डिग्री कितना डिग्री पर स्थित है। तो इसको आप देख लीजिए। अब देशांतर और अक्षांशीय की दोनों के मदद से हम किसी भी देश का कैसे पता लगाते हैं, आइए देखते हैं। ऐसे गोला बनाएं, ठीक है, ये अक्षांशीय रेखा खींच रहे हैं, ये अक्षांशीय रेखा हो गई, ठीक है। और ये क्या है? जीएमटी, यानी देशांतर खींच रहे हैं। अब ये पूरी तरह से ऐसे देखिएगा आप पृथ्वी में तो ऐसे ही जाला टाइप के बना हुआ है। ये सब काल्पनिक रेखाएं भूगोल बेटा अपने हिसाब से सब बनाए हुए हैं, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, अब जैसे मान लिया जाए ये भी किसी डिग्री पर खींचा होगा और ये भी किसी डिग्री पर खींचा होगा, है ना। तो मान लीजिए कि कहते हैं कि कोई 20 डिग्री नॉर्थ और 20 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री देशांतरीय रेखा पर, मतलब अक्षांश, इसको 30 डिग्री नॉर्थ अक्षांशीय और 30 डिग्री देशांतरीय। यानी हम इधर से जैसे 0 डिग्री मेरा ये है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मान लीजिए कि हाँ 5 के लेके चलते हैं, 5 10 15 20 क्षेत्र पर एक और यहाँ खींच लेते हैं। अब जितना मन कर रहा है उतना पर खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो मान लीजिए कि इस क्षेत्र पर मेरा 20 डिग्री पर आ गया। अब कहा है कि देशांतरीय 30 डिग्री, जैसे यहाँ से 0 होता है ना, तो 10 20 30 मान लेते हैं। तो कहीं यहाँ पर आकर वो शहर होगा, कोई शहर अगर बाहर दिए, मान लीजिए कि मुंबई ही है, मान लीजिए कि मुंबई शहर के यहाँ पर माना है, बस वो नहीं समझ लीजिएगा, ठीक है। यानी मेन लोकेशन इसका है। मैं इसे मान लेते हैं कि न्यूयॉर्क 20 डिग्री नॉर्थ अक्षांश, 20 नहीं 40 मान लेते, 60 कर लेते हैं, क्या 60 कर लेते हैं। नॉर्थ अक्षांशीय रेखा और 50 डिग्री देशांतरीय रेखा पर स्थित है। तो न्यूयॉर्क के ने मतलब किस तरह, वेस्टर्न, देखिए अभी वेस्ट ईस्ट नॉर्थ साउथ, तो इसका तो पता है, ये नॉर्थ होगा, ये साउथ होगा, ये ईस्ट होगा, ये वेस्ट होगा, यानी वेस्ट की तरफ हमको कह रहा है। नॉर्थ 60 डिग्री नॉर्थ और उसके बाद 50 डिग्री देशांतरीय वेस्ट की तरफ। तो हम 60 डिग्री गिन लेते हैं, मान लीजिए कि 10 20 30 40 50 60 कहीं यहाँ पर होगा, इसके सामने इस रेखा पर तो कहीं ना कहीं आएगा। अब वो पता करते हैं
कि देशांतर कितना दिया हुआ है, तो वेस्ट की तरफ बोला है, यानी इस तरफ चलना है हमको। तो मान लें 10, 20, 30, 40, 50, यानी इस रेखा पर कहीं आके न्यूयॉर्क होगा। यहाँ पर जो मिलता है वो न्यूयॉर्क कहीं यहाँ पर होगा। इस तरह से हम अक्षांशीय और देशांतरीय का पर्टिकुलर एकदम इस्तेमाल करके, यकीन नहीं होता है तो आप गूगल जाइए और किसी जगह का नाम सर्च मारिए और यहाँ पर देखिएगा तो आपको डिग्री के साथ साथ वहाँ पूरा लोकेशन का पूरा डिग्री A to Z आपको दिखाया गया है। कितना डिग्री होगा, नॉर्थ साउथ में होगा, कहाँ होगा, पूरा दिशा के साथ आपको मिनट सेकेंड में भी दिखाया गया है, एकदम पर्टिकुलर समय। लेकिन यहाँ पर हम समझने के लिए ऐसे ही हम ओनली फॉर अक्षांशीय और देशांतरीय का मदद लेते हैं। वहाँ मिनट सेकेंड भी रहेगा दिया हुआ, इस तरह से भी, ऐसे और इस तरह से भी दिया रहेगा। डिग्री भी रहेगा, मिनट भी रहेगा और मिनट सेकेंड दोनों भी साथ में रहेंगे। तो इस तरह से आप यकीनतः गूगल पर मारिए और उस तरह से आप जो भी समय का चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको पूरा अक्षांशीय और देशांतरीय रेखा समझ में आए होंगे। अब मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।